हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और जनरल साइंस के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में दोस्तों उपस्थित हुए हैं। ये जो क्लास है दोस्तों ये सिलेक्शन वाली क्लास है। अगर आप निश्चित ही इस क्लास को रेगुलर देखें तो आप कहीं ना कहीं अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये जो मैंने साइंस के दोस्तों प्रश्न लिए हैं ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं दोस्तों। तो ये जो क्लास है लाइव चलने वाली है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन शेयर करें। और जो भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। बहुत ही बढ़िया क्लास है दोस्तों ये। देखिएगा दोस्तों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट, इसमें आपसे बोला है प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष को क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइट ईयर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। अब लाइट ईयर बोलते हैं तो ये किसकी इकाई है? तो देखो ये जो है किसकी इकाई है? समय की है। आप बोलोगे नहीं। दूरी की? यस। ये किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की इकाई है, वेग की नहीं है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। यदि अगर हम कहें कि एक लाइट ईयर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर ये होती है। ये आपको ध्यान में रखनी है, एक लाइट बराबर क्या होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है, यानी ऐसा कौन सी इकाई है जो समय की नहीं है। देखिएगा सेकंड में समय को मापते हैं, ठीक है, माइक्रो सेकंड में भी मापते हैं, नैनो सेकंड में भी सेकंड को मापते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष में क्या मापते हैं? दूरी को मापा जाता है। यानी जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर थर्ड बताइएगा नूरी साल। नूरी साल किसे कहते हैं दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष यानी जो आपकी लाइट ईयर है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? नूरी साल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आप कहोगे एकदम गलत। एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आपका हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न मैं आपके बीच में लेके आया हूं। इनमें दोस्तों एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा में नहीं पूछा गया, लगभग सभी प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। तो चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। एमकेएस प्रणाली। अब एमकेएस जो प्रणाली है इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक प्रणाली और होती है जिसका नाम क्या है होता है दोस्तों? सीजीएस। सीजीएस। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है। एमकेएस की मैंने आपको बता दी, सीजीएस की आप बताइएगा। प्रणाली में बल का मात्रक है, बताइएगा। देखिए जूल जो होता है आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। इसका मात्रक होता है ये आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, ऊर्जा के साथ साथ ये कार्य का भी मात्रक होता है। किलोग्राम जो होता है आपका, ये आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। लेकिन न्यूटन जो होता है आपका बल का मात्रक होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अभी मैंने आपसे पूछा कि सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है बताइएगा। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई, यानी एंगस्ट्रॉम जो है वो किसको अभिव्यक्त करता है ये आपको बताना है। देखिएगा समय किसको व्यक्त करता है? क्या समय को करेगा? आप बोलोगे नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि समय किसको, वो तो सेकंड का होता है। द्रव्यमान किलोग्राम का होता है, बल न्यूटन का होता है, लेकिन जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। तो आपका जो ऑप्शन सी है मेरे भाई वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर एक बिंदी सी लगा कर देते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा गया है। एनटीपीसी में तो ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। बताइएगा इसका कमेंट करके आंसर। एक बार बराबर होता है, बताइएगा। एक बार जो है
वो किसके बराबर होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भैया एक जो बार है वो किसके बराबर होता है, बताइएगा कमेंट करके। तो मैं आपको बता दूं, एक बार जो होता है ये आपका ऑप्शन जो सी है 10 की पावर प्लस के 5 होता है। तो और एक पास्कल बराबर कितना होता है, एक पास्कल बराबर आपका होता है एक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो एक पास्कल की जो वैल्यू होगी वही एक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर की वैल्यू होगी। और एक बार बराबर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है यानी किसकी इकाई है। अब आपको बताना है कि जो आपका ल्यूमेन है ये किसकी इकाई है, बताइएगा कमेंट करके। क्या प्रकाश मिति की है, तरंग दैर्ध्य की है, ये ज्योति फ्लक्स की है, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश मिति की नहीं है, तरंग दैर्ध्य की नहीं है, किसकी है, ज्योति फ्लक्स की है। तो आपका जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ये सुपरफास्ट रिवीजन रहने वाला है दोस्तों, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, बताइएगा 8th वाले का आंसर क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया ज्योति तीव्रता का मात्रक है, बताइएगा। न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, अब ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कैंडला जो होता है आपका ज्योतीय तीव्रता का मात्रक होता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर जिनके भी समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बताइएगा ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें ज्यादातर मैंने मात्रक ही मात्रक लिए हुए हैं। यहाँ बोला गया है कैंडला, कैंडला मात्रक है, बताइएगा किसका मात्रक है कैंडला, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो कैंडला है ये किसका मात्रक है, बताइएगा। कैंडला जो है ये किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का है, ज्योति प्रभाव का है, ज्योति दर्प का है, ज्योति तीव्रता का है। तो मैं आपको बता दूं ज्योति फ्लक्स का भी नहीं है, प्रभाव का भी नहीं है, दाब का भी नहीं है, किसका है, ज्योति तीव्रता का ये मात्रक है। तो आपका जो ऑप्शन डी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बात करते हैं कि श्यानता की एसआई इकाई है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया श्यानता क्या होता है, श्यानता होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव्य की दो क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, श्यानता कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है बताइएगा, हाँ प्याई जूली होती है, वेरी गुड, क्या होती है, प्याई जूली होती है, पास्कल नहीं होती है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्लांक नियतांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांक नियतांक जो एच होता है ये विमा, इसकी विमा समान होती है। अब आपको ये बताना है कि किसकी विमा के समान होता है, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं इसकी जो विमा होती है वो कोणीय वेग के बराबर होती है, ठीक है। कोणीय संवेग किसके बराबर होती है, कोणीय संवेग के बराबर होती है, आवर्ती के बराबर नहीं होती, संवेग के बराबर नहीं होती है, ना ही ऊर्जा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, आपकी कोणीय संवेग के बराबर होती है। तो मैं आपको बता दूं क्यों होती है, क्योंकि जो कोणीय संवेग होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो कोणीय संवेग को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां हमसे बोला है प्लांक नेतांक, और प्लांक नेतांक एच बराबर होता है, एच बराबर क्या होता है, ई अपॉन वी होता है। अब यहाँ हम ई की विमा रख देंगे और वी की विमा रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी जो विमा होती है वो मैं आपको बता दूं क्या होगी, इसकी विमा होती है ML2T1। ये क्या होती है आपकी प्लांक नेतांक की विमा होती है, और यही कोणीय संवेग की विमा होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। 12 वाला प्रश्न बताइएगा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, बताइएगा। क्या शक्ति की है, ऊर्जा की है, आवेग का है या बल का है। तो मैं आपको बता दूं कि बल जो होता है बल का किसका होता है, न्यूटन का होता है। और 1 किलोवाट घंटा क्या कहलाता है, 1 किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 घंटे में जितना कार्य किया जाएगा उसमें जितनी ऊर्जा खर्च होगी उसको क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। लेकिन जो शक्ति होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और ऊर्जा का क्या होता है, किलोवाट, ठीक है। 1 किलो वॉट घंटा ये किसका होता है, किलोवाट घंटा, ये ऑब्लिक नहीं है, सिर्फ किलोवाट पूरा घंटा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो किलोवाट घंटा किसका होता है, आपका ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का आपका जूल भी होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 बताइएगा,
कोणीय वेग की विमा है, बताइएगा कोणीय वेग की क्या विमा होती है। तो कोणीय वेग की पहले आप विमा निकालना सीखो। देखिए कोणीय वेग क्या होता है, अभी भी मैंने आपको बताया, ओमेगा बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। ठीक है, और वी क्या होता है आपका, वेग होता है। वी क्या होता है, वेग होता है। अब वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा होती है एल टी माइनस वन। ठीक है, और जो आपका आर होता है उसको हम एल द्वारा मापते हैं, तो एल से एल कट जाएगा, क्या रह जाएगा, टी माइनस वन। अब यहाँ देखो एम भी जीरो होगा, एल भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एम और एल तो है ही नहीं है, क्या है, टी माइनस वन, तो यही तो रह जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। त्वरण की इकाई है। अब आपको त्वरण की इकाई बतानी है। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, एक्सलरेशन। ए बराबर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वेग को किससे नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड से, और समय को भी सेकंड से। तो सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। एक किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखो किलोमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करो, मीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर क्या कितना होता है, आप बोलोगे सर 1000 मीटर। अब 1000 जो मीटर आ जाएगा, 1000 मीटर में लिख दे रहा हूं, और 1000 मीटर को 1000 मीटर में, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 10 मिलीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, एमएम हो जाएगा ये। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 ए रहे और 3 जीरो हो गए, टोटल 6 जीरो आएंगे। अब 6 देखो किस पे आ रहे हैं, देखो यहाँ एक ज्यादा है, ये वाला नहीं होगा, ये बराबर है, यानी जो आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। तो हम इसको अगर लिखना भी चाहें पावर में, तो 10 की पावर 6 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। एक फेमटो बराबर होता है, बताइएगा एक फेमटो जो बराबर होता है ये किसके बराबर होता है, बताइएगा। और इसको स्वीकार कब किया गया था, देखिए फेमटो किसकी इकाई है ये भी आपको बताना है, और इसको स्वीकार कब किया गया था ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसको 1964 में स्वीकार किया गया था। अब स्वीकार किया गया था, इसमें क्या मीटर लगा दिया गया था कि एक फेमटो में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है, तो एक फेमटो में कितना होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है एक फेमटो। ठीक है, आप इसको एफ से भी डिनोट करते हैं कि एक फेमटो बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 10 की पावर 15 मीटर जो आपका ऑप्शन बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। 16 बताइएगा, एक माइक्रोन मीटर बराबर होता है, बताइएगा एक माइक्रोन मीटर, माइक्रोन को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, यानी एक माइक्रोन जो मीटर होता है, अगर मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो मेरा कितना आएगा, बस आपको इतना बताना है। तो देखिएगा, अब एक माइक्रोन को आपको उसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो भाई माइक्रोन क्या है, छोटी इकाई है, तो आप पहले क्या करोगे, छोटी इकाई, माइक्रोन का मतलब ही क्या होता है, छोटा। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है, लेकिन आपको किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर। 100 को क्या लिखते हैं, 10 की पावर 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 4, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो 10 की पावर माइनस के 4 आपका ऑप्शन जो आपका सी है मेरे भाई उसमें दिया हुआ है, तो आप तुरंत इसको टिक करके आ जाओगे। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है ये। बताइएगा 18 वाले का बताइएगा, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। अभी अभी वाला यही वही प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। एक माइक्रोन में कितना होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, एक जो माइक्रोन होता है इसमें क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 6 मीटर होता है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपका सम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, और मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप इसको किस में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो 10 की पावर माइनस 6 इंटू किससे, 100 से गुणा कर दोगे, तो ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। लेकिन मिलीमीटर में करने के लिए 10 से आपको और करना पड़ेगा, 10 से और कर देंगे तो आपका मिलीमीटर आपका हो जाएगा। अब जब मिलीमीटर हो जाएगा तो ये कितना, 10 की पावर माइनस 6 और ये 10 की पावर 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 आपका हो जाएगा मिलीमीटर। तो 10 की पावर माइनस 3, या आप इसमें भाग दे दो तो 3 संख्या बाद पॉइंट आएगा, जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो, छोटे छोटे प्रश्न है ये। बताइएगा 19 वाला, बताइएगा किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट, बताइएगा जो तारे होते हैं इसको मापने के लिए किस
दूरी का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। देखिए कूलाम जो होता है आवेश को मापता है, किसको मापता है बेटा? आवेश। आवेश को मापने के लिए कूलाम की आवश्यकता होती है, यानी कूलाम जो है इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, ठीक है। नॉटिकल मील ये होगा नहीं। एम्पियर जो होता है आपका धारा को मापता है, किसको? धारा। धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो आपका एक ही रह गया प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसको किसमें मापता है? बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को मापता है। एक प्रकाश बराबर कितना होता है या ये भी आपको बताना है। मैंने अभी ये भी बताया था कि भैया एक लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष को क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। तो क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपका होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, बताइएगा। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, या डार्विन ने? बताइएगा किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं गति के 3 समीकरण दिए थे। गति के टोटल कितने समीकरण है? 3 समीकरण हैं, और तीनों समीकरण क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गति का पहला समीकरण क्या होता है? b बराबर u प्लस ए टी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका दूसरा वाला होता है वो क्या होता है? बताइएगा। वो आपका होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो आपका तीसरा वाला होता है तो वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपके 3 समीकरण होते हैं, और इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये किसने दिए थे? आपके न्यूटन ने दिए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, आइजैक न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा प्रश्न नंबर 21। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस राशि की परिभाषा मिलती है? बताइएगा किसकी परिभाषा मिलती है? त्वरण की मिलती है, बल की मिलती है, ऊर्जा की मिलती है, एक समान गति की मिलती है? कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर। 21 का राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी जो परिभाषा है वो किससे मिलती है? बताइएगा। देखिए न्यूटन जो होता है, न्यूटन जो होता है वो एक समान गति को दर्शाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? एक समान गति आपका करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य होता तो भी जूल होता। बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। और जबकि बात करते हैं त्वरण की तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। किसी भी स्थिर यानी रुकी हुई कोई चीज है या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं होगा, ये बल होगा, बाह्य बल ना लगाया जाए। बताइएगा। यानी कोई भी वस्तु है तो वो विराम में है तो वो विराम में रहेगी, गति में है तो वो गति में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो ये गति के किस नियम को दर्शाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा गति के संबंधित कौन सा नियम है? बताइएगा। गैलीलियो का नहीं है, गति विषयक तीसरा नियम नहीं है, क्योंकि तीसरा नियम तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, ये वाला भी दूसरा नियम क्या होता है? F बराबर एम ए। ये क्या होता है? F बराबर एम ए। और ये तीसरा क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया यानी कोई भी वस्तु पर जितना हम बल लगाते हैं वह वस्तु भी हम पर उतना बल लगाती है। और जब कोई वस्तु गति अवस्था में तो वो गति में रहेगी, विराम में तो विराम में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। और ये न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को ये दर्शाता है। और गति का प्रथम नियम क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। 23 का मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि 23 का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 23 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटके से झटकाते हैं तो या छड़ी से पीटे तो इसका क्या कारण है? भाई देखो, कोई भी कालीन होती है जो घर में बिछाई जाती है, उसमें जब धूल मिट्टी घुस जाती है तो हम उसको झटके से हिलाते हैं तो उसमें से धूल निकलती है, या छड़ी उस पर मारते हैं तो भी धूल निकलती है। इसका क्या कारण है? बताइएगा। क्योंकि देखो जब कालीन बिछी होगी, ठीक है, तो वो क्या होगे, उसमें जो धूल के कण गए होंगे वो आपके विराम अवस्था में हो जाएंगे, और जैसे ही आप उसको हिलाते हो तो वो गति अवस्था में आ जाते हैं नहीं? तो यही क्या है, ये इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो विराम के जड़त्व के धूल के कण अपना स्थान जमा लेते हैं तथा कालीन में धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान होती है। जैसे ही आप उसमें गति प्रदान करोगे तुरंत वो उसमें से धूल निकल आएगी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है मेरे भाई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, गति का धूल को अलग करना ये जरूरी नहीं है, झटका धूल कालीन के बीच ससंजन बल ये जरूरी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर, किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में है
तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल या बाह्य पिंड कोई कार्य नहीं करता। ये भाई न्यूटन ने कहा था। क्यों? क्योंकि न्यूटन का ये प्रथम नियम है, इसी को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किसका नियम दर्शाता है? ये आपको बताना है। भाई आप जा रहे हो बस में और अचानक क्या हो, ब्रेक, बस चल रही है तो क्या होगा? तो आपका ध्यान से समझना कि आप गाड़ी चल रही है, अचानक क्या लग जाए, ब्रेक लग जाए, और जब ब्रेक लगेगी तो आपका ऊपर का जो हिस्सा होगा वो आगे की ओर हो जाएगा, लेकिन जो आपका पेट से जो नीचे का हिस्सा होगा वो तो विराम अवस्था में ही रहेगा ना। ठीक है, ऊपर का हिस्सा गति अवस्था में हो जाएगा। तो इसमें क्या, इसमें कौन सी इस ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा भी होती है, स्थितिज ऊर्जा भी होती है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है ये किस नियम का पालन करता है, तो 25 का बताइएगा ये किस नियम का पालन करता है? ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। देखिए बस चल रही है तो विराम अवस्था में ही था वो, और जैसे ही उस पर जैसे ही उसने ब्रेक लगाई तो बल ही तो लगाया, तो उसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन हो गया भाई जब तक नहीं हुआ जब तक कोई बल कार्य नहीं किया, तो बल कार्य किया तो प्रथम नियम हो गया। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन जो आपका ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। 26 वाला बताइएगा, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है? ये भी अभी अभी मैंने आपको बताया, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब तक किसी भी वस्तु पर हम, जैसे मान लो कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, गति में तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यही क्या है, प्रथम नियम है। प्रथम नियम को ही क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर रहता है, बताइएगा भाई किसी भी वस्तु में जड़त्व जब तक निर्भर रहेगा भाई उसमें क्या होगा, वजन होगा, और वजन क्या होता है, आपका द्रव्यमान होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो आपका ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करिएगा। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? देखो सबसे पहले जो जड़त्व का नियम किसने दिया ये आपको बताना है। 28 वाले का आप आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। देखिएगा जड़त्व का जो नियम था वो दिया था गैलीलियो ने। किसने दिया था? सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, लेकिन इसके बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर बहुत सारे नियम अपने प्रतिपादित कर दिए। तो इसलिए जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम था उसको जड़त्व का नियम कहते हैं, लेकिन जड़त्व का नियम दिया किसने? वो दिया गैलीलियो ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका जो ऑप्शन ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा प्रश्न नंबर 29, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया? भाई गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? आप तुरंत बता दो, ये तो बता ही सकते हो। ये भी आपका किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो आपका जो आपका इसमें ऑप्शन डी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 का। 30 का मुझे कमेंट करके बताइएगा, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। बताइएगा रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है किसके बराबर होता है? कमेंट करके बताइएगा। देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का भाई गति के नियमों से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ प्रथम नियम भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत होता हो? क्योंकि आपको, हाँ एक बात और, जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता है ये किस प्रकार करता है, यह किसके ऊपर दिया जाता है? ये रॉकेट के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, रॉकेट जो हवा में जाता है, ठीक है, क्योंकि ये विरुद्ध बल कार्य लगाता है, यानी विरुद्ध, धरती के विपरीत जो बल लगाता है और ये ऊपर की ओर उठता हुआ जाता है, इसीलिए इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आई होप आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और हाँ, जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज इसी जोश के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।